कि जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में हर तरीके से पूर्वांचल के नाम पे जुमला दे जाते हैं और पैसे खा जाते हैं दूसू के कार्यालय से, वो चीज़ अब नहीं चलेगी। अब पॉलिटिशियंस नहीं आने वाले हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, अब आने वाले हैं यूथ लीडर्स। मैं जिन मुद्दों पे मैंने कंटेस्ट करने का सोचा है वो है कॉलेज में बेहतरी करने का, कॉलेज में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का होने का, और मैंने इसीलिए एक मैनिफेस्टो भी बनवाया है जिसमें मैंने अपने करने वाले जो मैं वादे पूरा करने वाला हूँ उनका पूरा ब्यौरा दिया है। जब मैं दिल्ली में आई तो मेरी फैमिली का सबसे मेन कंसर्न था कि पहली बार लड़की जा रही है दिल्ली में, अकेले है तो कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, कितने रुपए, क्योंकि मैं भी एक मध्यम वर्ग से ही आती हूँ। तो इन मुद्दों के लिए अभी एबीवीपी आवाज उठा रही है कि नए हॉस्टल्स का रिकंस्ट्रक्शन हो, वुमेन सेफ्टी के लिए, चाहे कॉलेज के अंदर सीसीटीवी हो चाहे कॉलेज के बाहर सीसीटीवी कैमरास नए इंस्टॉल कराए जाएं, पुलिस पेट्रोलिंग होती रहे कैंपस के अंदर, और पिंक बूथ बनाए जाए हर कॉलेज के बाहर, और हर कॉलेज में एक गायनी और एक काउंसलर जरूर हो, साइकियाट्रिस्ट जरूर हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट टू स्टूडेंट एकमात्र ऐसा संगठन है जो 365 दिन 24 घंटे काम करती है। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं सिमरन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ कैंपस के आर्ट फैकल्टी में, और आज यहाँ पर आने का अवसर इसलिए मिला है क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि डूसू इलेक्शन 2023 का बोलबाला पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा है। इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं लोगों की राय जानने, स्टूडेंट्स की राय जानने कि इस बार कौन विजेता होगा और कैंडिडेट्स कौन होंगे और उनके क्या मैनिफेस्टो है, वो किन मुद्दों पर जो है इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। ये सारी तमाम बातों के लिए बने रहे वीडियो में, और आपको वो रोश और वो सारी चीजें देखने को मिलेगा इस वीडियो में जो कि एक डीयू स्टूडेंट्स हमेशा से चाहते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। तो हमारे साथ मौजूद है इंसो, आप देख सकते हैं कि इंसो के जो मेंबर्स यहाँ पे मौजूद है, जिसके साथ अभी हमारे साथ है सेक्रेटरी के लिए जो उम्मीदवार खड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। तो कैसा रहा आपका सफर अब तक का? देखिए, मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं आप सभी के बीच। मेरा नाम निशी हिमांशु राज हुआ। मैं सेक्रेटरी पद के लिए लड़ रहा हूं डूसू में 2023 के लिए। मेरी बैलेट नंबर 5 है और मुझे जो सपोर्ट कर रही है वो इंसो पार्टी है। इंसो पार्टी 2002 से एक्टिव है, हर मुद्दों के लिए अपनी आवाज़ उठाती है इंसो पार्टी। हरियाणा में छात्र का अनशन हो या फिर छात्र चुनाव कराने के लिए अनशन हो, इंसो हमेशा आगे रहती है। आप सभी को बता दूं एक और खुशखबरी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने सीट निकाल रखी है और विजय हुए हैं वहाँ। और इस बार भाई दिग्विजय चौटाला जी के विजन से, यूथ के विजन से, इस बार हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 पैनल, जो पैनल है हमारे 4 कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं। प्रेसिडेंट के लिए भाई अमरेंद्र यादव और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भाई यश खत्री जी। सेक्रेटरी के लिए मैं खुद आप सभी के बीच पूर्वांचल से, बिहार से, बैलेट नंबर 5, पोस्ट सेक्रेटरी, नाम निशी हिमांशु राज। और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए जो आ रहे हैं हमारे बीच वो हैं अमरिंदर भाई। मेरे लिए मैं माफी मांगूंगा आप लोगों से, प्रेसिडेंट के लिए श्रद्धा गुप्ता जी आ रही हैं क्योंकि भाई अमरिंदर जी का तो चर्चा हर जगह ही है, तो दिमाग में मेरे लिए प्रेसिडेंट ही आ रहे थे वो, तो इस चीज के लिए माफी रहेगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए आ रहे हैं भाई अमरिंदर यादव और सेक्रेटरी पोस्ट के लिए आ रहा है भाई आप सभी का निशी हिमांशु राज, बिहार से, सिवान से। और पूर्वांचल की आवाज उठाने आया है कि जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में हर तरीके से आते हैं लोग और पूर्वांचल के नाम पे जुमला दे जाते हैं और पैसे खा जाते हैं डूसू के कार्यालय से, वो चीज अब नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि अब पॉलिटिशियंस नहीं आने वाले हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, अब आने वाले हैं यूथ लीडर्स। अब बात होगी एक्सेलेंस की, अब बात होगी दिल्ली विश्वविद्यालय की और स्तर बढ़ाने की। आम छात्र की आवाज रहेगी और हर वो जो ग्रामीण क्षेत्र से मेरे भाई बंधु आते हैं यहाँ पे, उन लोगों की आवाज उठाई जा रही है। अच्छा, वो किसी तो भी क्या करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग, आपने बोला कि आप पूर्वांचल से हैं, वहाँ के जो लोग आते हैं उनको यहाँ पर काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? जी हाँ, देखिए, सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो जो पूर्वांचल से लोग आते हैं वो या तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनके पास गाड़ियों का काफिला है, रोल्स रॉयस है या फिर पैसे उनको फंडिंग मिले जा रही है, नहीं। वो न्यूनतम परिवार से आते हैं जहाँ कोई किसानी करता है, किसी के पिताजी छोटे मोटे बिजनेस के काम करते हैं। मैं खुद किसान के घर से हूँ, किसानी नहीं चलती है तो मेरे पिताजी छोटे मोटे कारोबार में देख लेते हैं। लेकिन जो हमारी पहली रणनीति होगी, हर बार बोला जाता है हॉस्टल के लिए, लेकिन हॉस्टल बनती नहीं है। आज आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि हर पार्टी बोलती है हॉस्टल खुलवाएंगे, मगर हिंदू
हिंदू कॉलेज की जो हॉस्टल है वो अभी तक खुली नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए इंसो बहुत ही कार्यरत है और इन सब चीज़ की आवाज़ उठा रही है। हम लोगों ने संघर्ष भी किया है। भाई अमरेंद्र यादव जो हैं ओबीई के समय पूर्णतः यही आर्ट्स फैकल्टी के बाहर धरने पे थे, उनके साथ थे हम लोग। चीज़ें हुई हैं। और बात अगर करें हम पूर्वांचल को छात्रों की और छात्र लोगों के लिए क्या करेंगे, तो भाई साहब देखिए, हॉस्टल बनाने में वक्त लगेगा, लेकिन अभी जो बीचे वर्षों से जो चीज़ें चल रही हैं और हर बार एक ही पार्टी बैठ रही है, ये पार्टी को हटाना ज़रूरत है। क्योंकि जब तक नया लोग नहीं आएगा, नया विजन नहीं आएगा, तब तक वो जुमला आपको दिया जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंसो पार्टी नहीं है। नहीं, इंसो पार्टी 2002 से है। हर साल वो चुनाव लड़ी है, अपने कैंडिडेट्स को उतारती थी। लेकिन इस बार जो हम आए हैं, चारों सीट्स पे आए हैं और मजबूती से आए हैं दोस्तों। बस मेरा यही आप सबसे अनुरोध है कि 22 तारीख को मेरे सभी छात्र और छात्राएं, मेरे भाई, ये जो चुनाव हो रही है ये हमारी चुनाव नहीं है, आपके सेक्रेटरी के लिए नहीं है, बैलेट नंबर 5 के लिए नहीं है, निशी हिमांशु राज के लिए नहीं है, ये उन सभी डीयू के छात्र के लिए है जो दूर दराज से आए हैं और यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। वो चाहे पूर्वांचल के प्रवासी छात्र ही क्यों ना हो। यार पैसे नहीं होते हैं लोगों के पास, सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन इंसो पार्टी उनके लिए खड़ी रहेगी। वो पीजी की प्राइसेस कम करवाएगी, कंट्रोल में रहेंगी पीजीज। आज यहाँ पे आप हडसन लेन में चले जाओ, 15,000 16,000 के पीजीज दिए जा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? चेक इन सिस्टम है ही नहीं। किस मुद्दों पे आप खड़े हैं? सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है वो 100% प्लेसमेंट सेल एक्टिवेट करने का है। मैं यहीं से ग्रेजुएशन मैंने कर रखा है। मेरा ये जीआरएस डिपार्टमेंट है जहाँ से मैंने फॉरेन लैंग्वेज में ग्रेजुएशन किया है। हाल ये है, मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन के बाद बंदों की नौकरी नहीं लगती है। फॉरेन लैंग्वेज जैसे लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। यही आर्ट्स फैकल्टी में आप पीछे देखिएगा अगर, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है जहाँ पे दिया गया है कि वहाँ से आपको प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन एक प्लेसमेंट कैंपस नहीं होती है जीआरएस की। क्यों नहीं होती है? जीआरएस का आवाज कौन उठाएगा? आपका भाई निशी उठाएगा। सेक्रेटरी पद के लिए मैं आ रहा हूं 22 तारीख को। ये रिपब्लिक कंट्री है और हम सब स्वतंत्र हैं। अपनी वोट अपने समझ से दीजिए और वोट के लिए जरूर आइए 22 तारीख को। यह आप सबसे मेरी निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों। चलिए बात करते हैं सीएलसी के वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार अंशुल से। नमस्कार। अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम अंशुल है। मैं सीएलसी में फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं इस बार सीएलसी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। मेरा बैलेट नंबर 2 है। किन मुद्दों पर आप खड़े हैं? जी, मैं जिन मुद्दों पे मैंने कंटेस्ट करने का सोचा है वो है कॉलेज में बेहतरी करने का, कॉलेज में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का होने का, और मैंने इसीलिए एक मैनिफेस्टो भी बनवाया है जिसमें मैंने अपने करने वाले जो मैं वादे पूरा करने वाला हूँ उनका पूरा ब्यौरा दिया है। इस तरह से एक पॉइंटर्स के थ्रू, और मैं चाहूँगा जब से मैं सीएलसी में अपना कार्यभार संभालूँ और 1 साल होने तक उन सभी वादों को पूरा कर पाऊँ। जैसे पीजी की बहुत समस्या रहती है, उसके ऊपर क्या काम करने वाले हैं आप? देखिए, पीजी की जो समस्या रहती है, मैंने देखा है कि जो नए लोग आते हैं कॉलेज, पहली बार दिल्ली आते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि दिल्ली में किस तरह से रहना है, कौन सा एरिया रहने लायक है, किस तरह का पीजी लेना है। तो कई बार क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो उन पर किसी तरह के ऐसे बंधनों में बांध देते हैं, ऐसे क्लॉजेज ला देते हैं अपने एफिडेविट्स में वगैरह में कि वो उसमें बंध के रह जाता है। तो उसी ट्रैप से बचाने के लिए हमें एक तो उनको गाइड करना चाहिए, फ्रेशर्स को बताना चाहिए कि किस तरह के पीजी लेने चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए और किस तरह से हम एक बेस्ट डील क्रैक कर सकें। डूसू इलेक्शन में सबसे ज़्यादा बोलबाला होता है एबीवीपी का, तो हमारे साथ मौजूद है एबीवीपी के कैंडिडेट के लिए खड़ी हैं जो कि सेक्रेटरी के लिए खड़ी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपराजिता है। मेरी ग्रेजुएशन दयाल सिंह कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में हुई है। अभी मैं एमए बुद्धिस्ट स्टडीज़ की छात्रा हूँ, फर्स्ट ईयर की। तो किन मुद्दों को लेकर आप इस बार उतरी हैं मैदान में? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको अभी बताती हूँ। जो दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे मैं खुद मेरा पढ़ाई लखनऊ में, मेरा परिवार लखनऊ में रहता है, तो जब मैं दिल्ली में आई तो मेरी फैमिली का सबसे मेन कंसर्न था कि पहली बार लड़की जा रही है दिल्ली में, अकेले है, तो कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, कितने रुपए, क्योंकि मैं भी एक मध्यम वर्ग से ही आती हूँ। तो मैं चाहती थी कि हॉस्टल फैसिलिटी ज़रूर हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और हॉस्टल्स बने, हर कॉलेज के हॉस्टल्स हों। तो इन मुद्दों के लिए अभी एबीवीपी आवाज़ उठा रही है कि नए हॉस्टल्स का रिकन्स्ट्रक्शन हो। जितने भी हॉस्टल्स हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको, और भी एक जो बहुत परेशानी मेजर होती है हर कॉलेज के अलग अलग फॉर्म भरना।
तो उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल हो जिसमें आप प्रेफरेंस ऑनलाइन ही डाल सकते हैं। इसके लिए भी एबीवीपी आवाज़ उठा रही है। जब विमेन की बात आती है तो विमेन सेफ्टी के लिए चाहे कॉलेज के अंदर सीसीटीवी हो, चाहे कॉलेज के बाहर सीसीटीवी कैमरास नए इंस्टॉल कराए जाएं और पुलिस पेट्रोलिंग होती रहे कैंपस के अंदर, नई स्ट्रीट लाइट्स लगे जहाँ पे लाइट की अगर व्यवस्था ख़राब है तो, और पिंक बूथ बनाया जाए हर कॉलेज के बाहर। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी का मुद्दा बहुत एक मेन जो है वो महिलाओं को लेके रहता है। हमारा एक ऋतुमती अभियान भी चलता है जिसमें हम लोग सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एबीवीपी ने हर कॉलेज के अंदर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगवाई हुई है। तो जब कोविड काल आया तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर ना थोड़े से ख़राब हो गए, क्योंकि जैसे वेंडिंग मशीन थी वो या तो ख़राब हो गई है या तो उसको रिफ़िल नहीं किया जा रहा है। तो उसके लिए भी मांग की अगर हम लोगों ने लगवाई है वो वेंडिंग मशीन तो वो ठीक से चले, और हर कॉलेज में एक गायनी और एक काउंसलर ज़रूर हो, साइकियाट्रिस्ट ज़रूर हो, क्योंकि आप लोग देखते होंगे अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिसमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके लिए थेरेपिस्ट हो, ये सारी चीज़ें कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स को। और गायनी तो इम्पॉर्टेंट, मतलब एकदम बेसिक चीज़ है। हर गर्ल्स कॉलेज में तो हर होनी चाहिए गायनी, और हर एक कॉलेज में भी होनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे छात्राएँ आती हैं वो ये बहुत प्रॉब्लम फेस करती हैं। हर जो भी हॉस्टल है, स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल, उसमें मेडिकल रूम्स की हालत बहुत ही बुरी हो रखी है, क्योंकि जब कोविड का अंतराल आ गया, इतना 4 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो स्टूडेंट्स अगर उनको पता भी नहीं है कहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएं। अभी जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट टू स्टूडेंट एक मात्र ऐसा संगठन है जो 365 दिन 24 घंटे काम करती है, तो हम लोग हर एक स्टूडेंट तक की रीच करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी दिक्कतें क्या हैं। तो ये सब कुछ अहम मुद्दे थे जिसके लिए एबीवीपी काम करने वाली है। तो इन सारी मुद्दों पर इस बार इलेक्शन आप लड़ रही हैं। बाकी आपने महिलाओं की बात करी कि आप महिलाओं के लिए क्या क्या करने वाली हैं। बात कही जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉलेज के, उस पर क्या करने वाले हैं इस बार एबीवीपी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर बार आवाज़ उठाते आया है। जैसे एक मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जब हमारे ही डीयू के कॉलेज में पंखा गिर गया था स्टूडेंट्स की क्लासरूम में भरे हुए, तब भी एबीवीपी एकमात्र संगठन था, तब इलेक्शन नहीं हो रहे थे, इसीलिए और कोई जो पार्टी थी वो भी एक्टिव नहीं थी, क्योंकि और सारी जो संगठन होते हैं वो तभी एक्टिव होते हैं जब चुनाव आता है, जहाँ की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए काम करती है। तो एबीवीपी ने तब भी आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था, बाकायदा जो स्टूडेंट उसमें जिसको डैमेज हुआ था उसके लिए भी काम किया था। तो निरंतर एबीवीपी काम करती आ रही है। तो जैसे आपको बताया कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके लिए भी एबीवीपी काम करेगा, उसके लिए भी आप काम करेंगे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वुमेन के बारे में तो बात हो ही गई है, और आपको लगता है कि 4 साल बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कुछ गिरावट आ सकती है या कुछ आपको नया फेस करने को मिल रहा है? अभी जो स्टूडेंट्स हैं हमें तो सबसे पहले उनको बताना पड़ रहा है कि वो वोट ज़रूर दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये भी कन्फ्यूजन है कि डूसू वोटिंग क्या होती है, कॉलेज वोटिंग क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर कर रहे हैं। हमारी जो इकाई चलती है, यूनिट चलती है कॉलेज में, वो भी हर स्टूडेंट तक की रीच कर रही है, उनको बता रही है कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको वोट देना ज़रूरी है। तो आने वाले 22 सितंबर को चाहे वो फर्स्ट ईयर के लोग हो, सेकेंड ईयर के लोग हो, थर्ड ईयर के लोग हो, उन सबसे आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग वोट ज़रूर करें। तो कैसे लगा आपको डूसू का जो इलेक्शन है, डूसू 2023 का इलेक्शन आपको कैसे लगा? कोरोना काल के बाद ये पहला इलेक्शन है जहां पर इतने जोरों शोरों से आपको तैयारी देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल बारिश का मौसम है दिल्ली में, जिसकी वजह से जो कैंपेनिंग है वो थोड़ी सुस्त पड़ी है। लेकिन आपने एक बात तो गौर की ही होगी कि कैंपेनिंग में हर बार ये होता है, देखिए किस तरीके से पैम्पलेट्स जो है वो पूरे नॉर्थ यूनिवर्सिटी में फैला दिए जाते हैं। ये मुद्दा सच में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो कि आपने वीडियो में भी देखा होगा किस तरीके से एक लड़के ने आकर अपनी आवाज उठाई कि ये लोग जिस तरीके से कैंपेनिंग करते हैं वो तरीका नहीं होता, पेपर की बर्बादी होती है, और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है डूसू इलेक्शन का। तो इस बार भी इस मुद्दे पर कोई काम नहीं किया गया है, पैम्पलेट्स है वो उड़ाए जा रहे हैं, टशन में उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन देखना ये रहेगा कि 22 सितंबर को आखिरकार कौन सी पार्टी जो है वो डूसू इलेक्शन जीतती है, और ये सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा बनेगा कि किसको इस बार मौका मिलेगा और कौन जो है डूसू का प्रेसिडेंट बनेगा।